हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कल के बचे जो प्रकाश के परावर्तन वाला लेसन था उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पहले नंबर से। इससे पहले सबसे पहले हम लोग का आएगा जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में हो। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, हालांकि आप उत्तल दर्पण के ध्रुव के इधर कहीं पर भी रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, लगभग एक जैसा प्रतिबिंब बनेगा, लगभग एक जैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि एक प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद परावर्तित होकर यह लौट जाएगी उसी रास्ते, उसी माध्यम में। ऐसा प्रतीत होगा कि यह जो है मुख्य फोकस से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, और दूसरी जो है आएगी मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी रास्ते लौट जाएगी। ऐसा प्रतीत होगा कि वह लौट रही है तो वक्रता केंद्र से लौट रही है। एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा सीधा, सीधा बना तो काल्पनिक बनेगा, या आभासी जिसको कहते हैं काल्पनिक बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, तथा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यह रहा हम लोग का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की पहली स्थिति। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर ही रहती है, जैसे इस तरह से चल रही है। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात यह लौट जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुख्य फोकस से लौट रही है। कहाँ से हो रही, लौट रही है? मुख्य फोकस से। तो सेम टर्म, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक बीच से भी जाएगी, बीच वाली सीधे निकल जाएगी ध्रुव से होते हुए। और ऐसा प्रतीत होगा कि यह दोनों किरणें एक दूसरे को इसके फोकस पे काट रही है। जब फोकस पे काट रही है तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा सीधा, काल्पनिक, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। अब बहुत छोटा बनेगा तो कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। समझ में आ रहा है? यह रहा हम लोग का दोनों लेंसों द्वारा, सॉरी, दोनों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना कुछ इस तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये आप याद रखिएगा, इसमें से किसी एक को जरूर पूछता है, किसी एक स्थिति को आरेख द्वारा हम लोग को दिखाना होता है कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। हम आपको जल्दबाजी में बता रहे हैं जानबूझकर कि रिवीजन करना है, तो कम से कम समय में इसको रिवीजन किया जाए। आप पहले से पढ़ चुके हैं और याद भी होगा आपको। अगर आप धीरे एक नज़र में देखते हैं, जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा रिवीजन होगा, आपको और ज़्यादा याद होता रहेगा। परीक्षा में आपको लिखना बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने के लिए प्रत्येक दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। बात समझ रहे हैं? कैसे देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से याद रखना है। कोई सा भी हो, मान लो कि आपके पास अवतल दर्पण हो, ठीक है, या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, कुछ ऐसा।
यह इसका मुख्य अक्ष हो, यह इसका ध्रुव हो, यह भी इसका मुख्य अक्ष हो, यह इसका ध्रुव हो। ठीक है, ध्रुव को हम लोग क्या करें कि संख्या रेखा का 0 भाग मान लें, सीधी सी बात, संख्या रेखा का 0 वाला हिस्सा मान लें। अब हम लोग जानते हैं कि 0 के दाहिने तरफ जो भी चीज आती है वो धनात्मक आती है, और 0 के बाएं तरफ जो भी चीज आती है वो ऋणात्मक आती है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि किसी भी दर्पण में जो भी दूरियां नापी जाती है वह ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, और जब ध्रुव से मापी जाती है तो अगर कोई भी दूरी ध्रुव से बाएं तरफ आती है तो वो सदैव माइनस में होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी वस्तु को यदि रखा जा रहा हो तो वह दर्पण के सम्मुख बाएं ओर रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? बाएं ओर रखा जाएगा। अगर बाएं ओर रखा जा रहा है तो ये इसकी दूरी हो जाएगी, जिसको वस्तु की दूरी कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल यू से दिखाते हैं, और यह सदैव ऋणात्मक होगा। किसमें होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब दाएं ओर बनता है, मान लीजिए इधर बन गया हो, ठीक है, तो ध्रुव से इसकी दूरी भी नापी जाएगी, और ध्रुव से नापी जाएगी। अगर बाएं ओर बनता है तो यह वस्तु की दूरी भीच से जिसको प्रदर्शित करते हैं, ये सदैव धनात्मक होगा। अगर यही दाहिने ओर बनता है, क्या होगा? सॉरी, गलत हो गया है। ध्रुव से बाएं ओर बनेगा तो यह सदैव ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगर यही ध्रुव से दाहिने ओर बनता है तो यह सदैव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यह प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको भी से दिखाते हैं, धनात्मक होगा। यह इसके लिए चिन्ह परिपाटी हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए यू सदैव धनात्मक होता है, भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तो भी का मान ऋणात्मक होगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो भी का मान धनात्मक होगा। अब फोकस दूरी इधर ही होती है, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ होती है तो फोकस दूरी भी सदैव ऋणात्मक होगी। अगर वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र भी सदैव क्या होगी? ऋणात्मक होगी। वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता त्रिज्या जो है सदैव क्या होगी? ऋणात्मक होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो फोकस है वो दाहिने ओर होती है, और इसकी जो वक्रता केंद्र है वो भी दाहिने ओर होती है। तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वह सदैव धनात्मक होगी, और वक्रता त्रिज्या जो होगी यह भी धनात्मक होगी सदैव। अगर वस्तु रखी जा रही इधर तो उत्तल दर्पण के लिए यू कमान जो होता है, कोई भी दर्पण है, यू कमान सदैव ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब हालांकि सदैव इधर ही बनता है, हर स्थिति में इधर ही बनता है, तो भी का मान सदैव का होगा? धनात्मक होगा। यही हमारा सिंपल सा क्या है? चिन्ह परिपाटी का नियम है। और आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत है नहीं कि आप ध्रुव को मान लेंगे कि संख्या रेखा का 0 पॉइंट है, उसके बाएं तरफ ऋणात्मक और दाएं तरफ धनात्मक, जो भी चीज ऐसी होगी वैसा हम लोग रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए हम लोग देखें, पढ़ेंगे थोड़ा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? हालांकि हम लोगों ने पढ़े हैं और इसको सिद्ध भी किए हैं। कक्षा 10 में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जब लॉन्ग तरीके से पढ़ रहे थे तो उस समय किया गया है सिद्ध। हम लोग इसमें सीधे से जान लेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र, जहाँ f जो है फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है,
प्रतिबिंब की दूरी है, और u बराबर क्या है, वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर ये कैसे आता है, आप फिर से करके बताइए, तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में आप बोलिए सर फिर से लगाइए, हम आपको लगाकर इसका डेरिवेशन दे देंगे। ठीक है, नहीं तो आप पढ़े हैं, अपने नोट्स को देखिए, उसमें लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, और इसको यम से दिखाते हैं। यम बराबर होता है एच डैश बाई एच, जहां जहां एच डैश बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और एच बराबर होता है वस्तु की लंबाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती है। किससे मापी जाती है, मुख्य अक्ष के लंबवत। और रेखीय आवर्धन और फोकस दूरी, रेखीय आवर्धन, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में एक संबंध होता है, ये भी आप जानते हैं और हम लोग सिद्ध किए हुए हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं, बार बार एक बात कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ सिद्ध नहीं करेंगे हम आपको। अगर ज़रूरत होगी, आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में कहिए, हम आपको कर कर दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे, होता है यम बराबर भी होता है माइनस भी बाई यू। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें एच डैश बटा के एच बराबर में संबंध होता है भी बाई यू, ये भी आप पढ़ चुके हैं, कैसे होता है जानते हैं। ये सूत्र आपको जरूरत पड़ेगा सवाल वगैरह लगाने में। ठीक है, कैसे आता है ये भी आप जानते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाहते हैं कि आप पहले सवाल लगाएं, फिर उसके बाद से हम आपको बताएं। जो प्रॉब्लम हो रही हो आप उसको कमेंट सेक्शन में कहें। कमेंट सेक्शन में सवाल का नंबर, पेज नंबर अगर आप भेजते हैं तो हम आपको सवाल को लगाकर समझा देंगे। ठीक है, आज के इस चैप्टर में इतना ही तक रहने देते हैं रिवीजन में। ठीक है ना।